नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका विंसन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो है हम कक्षा 6 के अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर जो है वो हल करेंगे और उसके साथ साथ जो आज का हमारा प्रकरण है वो है विशेषण। तो हम विशेषण के बारे में उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके उदाहरण और उसके प्रकार जो है वो भी देखें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो हमारा प्रकरण है विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा देखते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण की परिभाषा क्या हुई कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के आगे लगकर क्या बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। तो सामान्य शब्दों में क्या हो गया, विशेषता बताना। विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। तो ये कुछ शब्द है जो क्या है, विशेषण है। ये शब्द जो है वो संज्ञा व सर्वनाम के साथ में लग के उसकी विशेषता बताते हैं। तो देखिए, विशेषण के कुछ उदाहरण देखते हैं। राधा बहुत सुंदर लड़की है। तो देखिए, इसमें लड़की जो है वो क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के आगे क्या लगा है, सुंदर लगा है। तो संज्ञा शब्द के आगे लगकर जो सुंदर शब्द है वो संज्ञा का क्या बता रहा है, लड़की की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। तो क्या है, संज्ञा शब्द के आगे लगकर संज्ञा की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, और विशेषता क्या है, सुंदर। ठीक है, कि लड़की की विशेषता ये है कि वह सुंदर है। तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। जैसा कि आप ऊपर उदाहरण में देख सकते हैं, राधा एक लड़की का नाम है, राधा नाम एक संज्ञा है, सुंदर शब्द एक विशेषण है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो जो क्या कर रहे हैं, संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसका विशेषता बता रहे हैं, तो क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया। देखिए, एक और उदाहरण देखिए। चूंकि सुंदर शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह शब्द विशेषण कहलाएगा। जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। अब देखिए, जो शब्द विशेषता बता रहा है वो तो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, किसकी बताई जाएगी, संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्द की, तो वो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विशेषण शब्द जो है वो हमेशा विशेष्य के आगे लगेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो विशेष्य क्या हो गया कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जा रही है, वो शब्द क्या कहलाएंगे, विशेष्य कहलाएंगे। अब देखिए आगे विशेषण के भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि विशेषण का एक और भेद होता है जिसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो मुख्य रूप से विशेषण के कितने भेद हो जाएंगे, 5 भेद हो जाएंगे। तो पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखिए कि जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, उसका गुण, उसकी दोष, उसकी अवस्था आदि का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाएंगे,
गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है, जयपुर में पुराना घर है, जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं, मैं ताजा सब्जियां लाया हूं। तो देखिए ऊपर जो उदाहरण दिए हैं उसमें सुंदर, पुराना, स्वस्थ और ताजा सब्जियां, ये सभी क्या है, शब्दों से विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का रंग रूप जो है वो क्या है, गुण बताने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए इमारत है, उसका गुण क्या है कि वह सुंदर है, कि जो इमारत है उसका गुण क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जो घर है वो कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है कि वह पुराना है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। लोग जो है वो कैसे हैं, स्वस्थ है, उनकी दशा कैसी है, स्वस्थ, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सब्जियां जो है वो कैसी है, ताजा है, उनकी अवस्था, उनकी दशा कैसी है, ताजा, तो इसमें यहाँ पर भी क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। संज्ञा या सर्वनाम का रूप, रंग, गुणवत्ता आदि का जो शब्द बोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अतः ये शब्द क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो आपको गुणवाचक विशेषण समझ आ गया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगकर उनका रूप बताएंगे, उनका रंग बताएंगे, उनकी गुणवत्ता, उनका दोष बताएंगे, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। अब देखिए गुणवाचक विशेषण जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनका जो इनकी गणना करना मुमकिन नहीं है क्योंकि इनका क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक है, बहुत विस्तार रूप से, लेकिन फिर भी हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे गुणबोधक, मतलब ऐसे शब्द जो गुण बताते हो, जैसे अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ, शिष्ट। ठीक है, ये तो हो गए गुण वाले, कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो है, ठीक है, उनके आगे लगकर जो है ऐसे विशेषण जो गुण बताते हो, जैसे अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ, शिष्ट। इसके साथ साथ दोष बोधक भी होते हैं, जैसे गुण होते हैं वैसे ही दोष बोधक होते हैं, जो दोष का बोध करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए बुरा, खराब, दंड, जहरीला, तो ये विशेषण शब्द ऐसे हैं जो क्या बता रहे हैं, दोष के बारे में बता रहे हैं। तो अगर ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के आगे लगेंगे तो उन शब्दों का क्या बताएंगे, दोष बताएंगे। इसके साथ साथ हमने देखा था कि गुणवाचक विशेषण में रूप के साथ साथ, गुण के साथ साथ क्या आता है, रंग भी आता है, कि जो रंग बोधक होते हैं, रंग का बोध करवाते हैं। जैसे काला, गोरा, पीला, नीला, हरा। बोल रहे हैं कि ये जो शब्द हैं वो क्या करवाएंगे, शब्दों के आगे लगेंगे तो उन शब्दों का क्या बताएंगे, रंग का बोध करवाएंगे कि वो कौन से रंग का है। अब देखिए काल बोधक, काल मतलब समय से हो गया, ठीक है, कि समय के बारे में भी बताया जाए हमें, जैसे पुराना, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, क्षण भंगुर। तो ये सब क्या है, समय से संबंधित है, समय के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अब देखिए स्थान बोधक, अगर हमें स्थान के बारे में बताया जाए, जैसे चीनी, मद्रासी, बिहारी और पंजाबी, ये सभी क्या हो जाएंगे, ठीक है, स्थान बोधक हो गए, स्थान से संबंधित बता रहे हैं, तो ये भी किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। गंध बोधक, जिसमें क्या है, गंध के बारे में बताया जाए कि वो सुगंधित है या बदबूदार है, उसकी गंध किस प्रकार से है, खुशबूदार, सुगंधित। दिशा बोधक, दिशा बोधक में दिशाओं के बारे में बताया जाएगा, जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी।
अवस्था बोधक, हमने देखा था कि गुणवाचक विशेषण में अवस्था के बारे में भी बताया जाता है, जैसे उस वस्तु की या उस व्यक्ति की अवस्था कैसी है, गीला, सूखा, जला। दशा बोधक, ठीक है, अब जो है वो दशा किस प्रकार से है, अस्वस्थ है या स्वस्थ है, रोगी है, भला है, चंगा है। अब है अगला आकार बोधक, जो आकार के बारे में हमें बताया जाए, मोटा, छोटा, बड़ा, लंबा। अब है स्पर्श बोधक, ठीक है, स्पर्श से हमें क्या है, उसकी अवस्था के बारे में भी पता चलता है, जैसे कठोर, कोमल, मखमली। स्वाद बोधक में आ जाएगा कि उसका स्वाद कैसा है, खट्टा, मीठा, कसेला, नमकीन। तो ये देखिए हमने कुछ विशेषण शब्द देखे हैं कि ये सब शब्द जो है अगर संज्ञा और सर्वनाम के आगे लगेंगे तो क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। और गुणवाचक विशेषण में किस प्रकार से शब्द आते हैं, चलिए अगला प्रकार देखते हैं। अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विकास 4 बार खाना खाता है, ना 4 केले खाती है, दुनिया में 7 अजूबे हैं, हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। संख्या नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाएंगे, ठीक है, कि उनकी संख्या जो है वो कितनी है। तो इसमें उदाहरण में देखिए संख्या ये कि विकास जो है वो 4 बार, तो हमें यहाँ पे संख्या के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। बीना 4 केले खाती है, यहाँ पर भी हमें 4 संख्या के बारे में पता चलता है। दुनिया में 7 अजूबे हैं, विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो देखिए 4, 7, 200 आदि शब्द हमें बता रहे हैं कि विकास कितनी बार खाना खाता है, या कितने केले खाती है, या में कितने अजूबे हैं आदि। तो ये सभी जो है, ठीक है, क्या हो जाते हैं, संख्या के बारे में हमें बताते हैं। अगर हम ये शब्द नहीं लगाते तो हमें निश्चितता नहीं होती। यहाँ ये शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बता रहे हैं, तो अतः ये संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। अब देखिए जो संख्यावाचक विशेषण है इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला हो गया निश्चित, दूसरा हो गया अनिश्चित, ठीक है, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसमें देखिए निश्चित में क्या होगा कि हमें निश्चित संख्या, ठीक है, कि हमें संख्या जो है उसका पता होगा। इस उदाहरण में देखिए विकास जो है वो 4 बार खाना खाता है, तो हमें निश्चित संख्या के बारे में पता है कि वो 4 बार खाता है, तो ये क्या होगी, एक निश्चित संख्या हो गई। मीना 4 केले खाती है, इसमें भी एक निश्चित संख्या के बारे में हमें पता चल रहा है। दुनिया में 7 अजूबे हैं, विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, तो क्या है, निश्चित संख्या में क्या है, जैसे 2, 4, 8, 9, 20, 50, ये निश्चित संख्या है, ठीक है। हमें अगर निश्चित संख्या के बारे में पता चले तो वो किस में आएंगे, निश्चित में आएंगे। लेकिन अनिश्चित में क्या होगा कि हमें संख्या की एक निश्चित मात्रा जो है वो पता नहीं होगी, ठीक है। जैसे अभी हम लेते हैं कि मीना जो है उसने क्या है, कुछ केले खाती है, हमने यहाँ पे कर दिया कुछ, ठीक है, इस 4 की जगह हमने कुछ लिख दिया, कुछ केले खाती है। तो हमें यहाँ पे क्या है, निश्चितता के बारे में पता नहीं चला। हो सकता है मीना जो है 2 केले खाती हो या 4 केले खाती हो, कुछ भी हो सकता है। हमें जो है संख्या जो है वो निश्चित
निश्चित संख्या हमें नहीं पता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो संख्यावाचक हमने समझ लिया, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, और इसमें भी दो प्रकार जो है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। उसमें भी क्या होता है, जैसे अनिश्चित संख्या में कुछ, कोई, ठीक है, ऐसे शब्द जो है वो हमें मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं, मात्रा, ठीक है, या फिर माप या नाप तोल, ठीक है, ये सभी जो है वो किस में आएंगे, परिमाण में आएंगे। कैसे आएंगे, जैसे मात्रा हो गया, माप हो गया, या नाप तोल। ये सभी जो है परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। तो बोले तो उन्हें क्या कहेंगे, हम परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए 1 किलो टमाटर, आधा किलो चीनी, 1 मीटर कपड़ा, थोड़ा सा खाना, ठीक है। तो अब देखिए ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जो है वो जो क्या होंगे, अगणनीय होंगे, जो मात्रा में, माप में, जिनको मापा जा सके, जिनका नाप लिया जा सके, ये सभी जो है किस में आएंगे, परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे देखिए 1 किलो टमाटर है, ठीक है, तो 1 किलो क्या है, हम उसे माप सकते हैं। आधा किलो चीनी है, तो चीनी जो है वो क्या है, 1 किलो, 2 किलो, इस प्रकार से परिमाण में आती है। 1 मीटर कपड़ा जो है, इसका एक कपड़े का जो है वो क्या लिया जाता है, नाप लिया जाता है कि वह 1 मीटर है। तो इस प्रकार से क्या है, परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो देखिए उदाहरण में 1 किलो, आधा किलो, 1 मीटर, 100 ग्राम शब्द क्या है, संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण बता रहे हैं कि उनका परिमाण क्या है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी चीनी लानी है, कितना कपड़ा लाना है, एवं कितने टमाटर लाने। अगर वाक्य में ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुए होते तो हमें पता भी नहीं चलता कि कितना सामान लाना है। तो यह शब्द क्या हो गए, संज्ञा व सर्वनाम का परिमाण बता रहे हैं, अतः यह परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें भी जैसे हमने संख्यावाचक में किया था, इसमें भी क्या आएगा, निश्चित परिमाणवाचक आएगा और अनिश्चित परिमाणवाचक आएगा। निश्चित के उदाहरण हमने देख चुके हैं कि 1 किलो टमाटर लाना है, तो टमाटर कितना लाना है हमें पता है, निश्चित है कि 1 किलो लाना है। आधा किलो चीनी लानी है, तो चीनी कितनी है, आधा किलो है। कपड़ा कितना है, 1 मीटर है। लेकिन इस उदाहरण में देखिए मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। अब देखिए खाने के आगे क्या लगा दिया है, थोड़ा लगा दिया है, थोड़ा सा लगा दिया है। तो इसमें क्या है, हमें एकदम निश्चित परिमाण का पता नहीं चल रहा, तो ये किस में आएगा, अनिश्चित में आएगा, ठीक है। चाय में चीनी कम है, अब चाय में कितनी चीनी कम है ये हमें एक निश्चित मात्रा में पता नहीं चल सकता, तो ये किस में आएगा, अनिश्चित में आएगा, ठीक है। 1 लीटर दूध लाना है, तो हमें कितना दूध लाना है, 1 लीटर, तो ये क्या है, निश्चित मात्रा है, हमें निश्चित परिमाण का पता चल रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा खाना खाना है, ठीक है, या कुछ फल चाहिए, तो ये सब किस में आ जाएगा, अनिश्चित में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण।
जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए तो वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि ऐसे शब्द, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले हमने देखा था कि शब्द आता है कि संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा शब्द आता है, ठीक है, और उसके आगे क्या लगता है, एक विशेषण शब्द लगता है। विशेषण शब्द लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। लेकिन सार्वनामिक विशेषण में क्या आएगा, संज्ञा से पहले कौन सा शब्द आएगा, सर्वनाम आएगा, और वह किसकी विशेषता बताएगा, संज्ञा की विशेषता बताएगा। मतलब जो सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा की विशेषता बताएगा। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। उदाहरण देखिए, यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। अब देखिए हमारी संज्ञा क्या है, लड़का। लड़का जो है वो क्या है, संज्ञा शब्द है, लेकिन संज्ञा शब्द के आगे क्या लगा है, यह जो है वो हमारा क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब देखिए कक्षा में अव्वल आया। अब अगर सर्वनाम शब्द नहीं होता, हम इसे एक बार हटा देते हैं, लड़का कक्षा में अव्वल आया, तो हमें क्या पता चले कि लड़के की विशेषता क्या है, कौन सा लड़का जो है वो अव्वल आया है। तो जो सर्वनाम शब्द है वो क्या विशेषता बता रहा है कि यह लड़का, कि यह जो लड़का है उसकी विशेषता क्या है कि वह कक्षा में अव्वल आया है। तो सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। आदमी हमारा संज्ञा शब्द है और वह उसके आगे सर्वनाम शब्द लगा है, तो आदमी और आगे आगे सर्वनाम शब्द लग के वो क्या बता रहे हैं कि वह अच्छे से काम करना जानता है। तो क्या हो गया, सर्वनाम शब्द संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की क्या बता रहा है, आदमी की विशेषता बता रहा है। यह लड़की वही है जो मर गई थी। तो अब देखिए लड़की जो है वो हमारी क्या है, संज्ञा शब्द है, और यह हमारा सर्वनाम शब्द है। और अब इसकी अवस्था बता रही है कि जो मर गई थी या फिर जो गाना गाती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, तो सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा शब्द की क्या बताता है, विशेषता बताता है। कौन है जो सबसे उत्तम है, ठीक है, आप देखिए उत्तम है, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में यह, वह, कौन आदि शब्द संज्ञा शब्द से पहले लग रहे हैं, है विशेषण की तरह उन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अगर ये शब्द संज्ञा से पहले न लगते तो हमें पता नहीं चलता कि किसके बारे में चर्चा हो रही है। अगर ये शब्द जो है हम देख रहे हैं, ये शब्द जो है वो क्या है, अगर संज्ञा शब्दों के आगे नहीं लगते तो हमें पता नहीं चलता कि किस व्यक्ति के बारे में, किस लड़के के बारे में, किस लड़की के बारे में चर्चा हो रही है। तो इसलिए क्या हो गया, सर्वनाम शब्दों की वजह से हमें यह पता चला है। अब इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो यह किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह उदाहरण सार्वनामिक विशेषण में आएंगे। अगला प्रकार देखते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। अब कहीं कहीं पे बच्चों व्यक्तिवाचक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, और जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया
कि कुछ विद्वानों के मानना है कि विशेषण का एक प्रकार और होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो चलिए देखते हैं। जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे शब्द जो क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक में क्या हो गया, लखनऊ हो गया। ठीक है, जैसे देखिए लखनऊ हो गया, ये क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक में क्या आएगा, व्यक्ति आएगा, कोई विशेष व्यक्ति। देखिए व्यक्तिवाचक क्या होता है, जिसमें कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण की क्या है, गुण को बोध कराने वाले शब्द आते हैं। तो ये होता है हमारा व्यक्तिवाचक। तो ऐसे शब्द जो व्यक्तिवाचक से क्या है, ठीक है, विशेषण की ओर बनते हैं, का निर्माण होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए लखनऊ है, लखनऊ से क्या बन गया, लखनवी। लखनऊ हमारा व्यक्तिवाचक है, स्थान का नाम है, उससे हमने बना लिया लखनवी, तो ये क्या हो गया हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। भारत जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक है, उससे क्या बन गया, भारतीय। हमने पहले देख लिया लखनऊ से लखनवी। बनारस जो है वो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक है, और उससे हमने क्या बनाया, बनारसी। बनारस से हमने क्या बनाया, बनारस। हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाइयां, जयपुर से क्या बन गया, जयपुरी। ठीक है, मिठाइयां जो है वो क्या है, मिलती है। ठीक है, जयपुरी जूतियां हो गया, बनारसी साड़ी हो गई, लखनवी अंदाज हो गया, भारतीय मिष्ठान, भारतीय खाना, ये सभी क्या हो गए, व्यक्तिवाचक हो गया। उससे हमने क्या बनाई है, विशेषण बनाया है, तो इसको हम क्या कह देंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। जैसा कि भारतीय, लखनवी, बनारसी, जयपुरी आदि शब्द क्या है, हमें खाने, अंदाज आदि के बारे में बता रहे हैं। ये शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से, हमने जो ऊपर शब्द पढ़े, भारत हो गया, बनारस हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ये शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बन रहे हैं, बाद में विशेषण बना रहे हैं, अतः यह व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद में जो हमने शब्द बनाए वो किस में आ जाएंगे, विशेषण में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों अभी हमने जो है विशेषण समझा है, विशेषण में हमने उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण और उसके प्रकार, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। तो आपकी कक्षा जो हमारी कक्षा 6 है, उसका जो हमने पाठ 2 अध्याय 2 के बारे में पढ़ा था, बचपन संस्मरण, उसमें जो है विशेषण से जो है भाषा की बात में व्याकरण से बने कुछ प्रश्न उत्तर हैं। तो ये जो प्रकरण है विशेषण, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न उत्तर हमें हल करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा जो पाठ है, अध्याय है भाषा की बात के, उसके प्रश्न उत्तर। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। जैसे हमने क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण बनाया था, उसी प्रकार हमें क्या करना है, क्रियाओं से कुछ भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो अपनी पाठ्य पुस्तक में से कुछ क्रियाएं छांटनी है और उन क्रियाओं का जो शब्द है उससे हमें भाववाचक संज्ञाएं है वो बनानी है। तो मैंने आपके लिए कुछ छाट के रखी है, चलिए देखते हैं।
इस तरफ देखिए, ये है क्रिया और ये है भाववाचक संज्ञा। तो इसमें देखिए क्रिया जो है वो है हमारी जना, हार, दौड़ना, चढ़ना, चाल, ठहराना, खींचना और बदलना। तो अब देखिए इनको अगर हम भाववाचक संज्ञाओं में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, गूंजना का हो जाएगा गूंज, पार का हो जाएगा उभरना, दौड़ना का हो जाएगा दौड़, चढ़ना का हो जाएगा चढ़ाई, चाल का हो जाएगा चलन, गहराना का गहराई, खींचना का खींच, बदलना का बदलाव। इस प्रकार से उतरना का उतराई हो जाएगा, जैसे हमने संस्मरण में पढ़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जिस प्रकार जो है हम विशेषण को समझ चुके हैं, विशेषण में हमने देखा था उसके प्रकार जो है, हमने संख्यावाचक भी देखा था और हमने परिमाणवाचक भी देखा था। और इन दोनों के भी 2 प्रकार देखे थे, निश्चित और अनिश्चित। तब देखिए 4 दिन जो है वो निश्चित बता रहे हैं, ठीक है, और जो है कुछ व्यक्ति जो है वो अनिश्चित बता रहे हैं। उसी प्रकार 1 लीटर जो है वो निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो मैं आपको ये नीचे विशेषण के जो उदाहरण जो वाक्य दिए गए हैं वो पढ़ने हैं, और मैंने आपको इसकी परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार आपको समझा रखा है, तो आपको बताना है कि उसमें कौन सा विशेषण है। देखिए पहला, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 दर्जन केले। तो आपको याद आ रहा होगा 2 दर्जन केले की क्या बता रहे हैं, केले की संख्या बता रहे हैं। और संख्या कैसी है, निश्चित है या अनिश्चित? संख्या निश्चित है। संख्या जो है वो क्या है, 2 दर्जन केलों की निश्चित है, क्योंकि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले होते हैं। 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 24। तो इसमें क्या हो जाएगा, निश्चित बता रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा देखो, 2 किलो अनाज। 2 किलो अनाज जो है वो क्या है, अनाज कितना है, 2 किलो है, मतलब ये निश्चित मात्रा बताई गई है हमें। और अनाज जो है वो किस में आ जाता है, परिमाण में आ जाता है, क्योंकि ये अगणनीय है, इसको मापा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाण वाचक। कुछ बच्चे आ रहे हैं। अब देखिए बच्चे जो है वो आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या है, संख्या कैसे बताई गई है, कुछ बताई गई है, मतलब हमें नहीं पता, निश्चित नहीं पता कि कितने बच्चे आ रहे हैं। 2 बच्चे आ रहे हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्या वाचक। सभी लोग हंस रहे हैं। अब देखिए लोग जो है क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और कैसे, सभी, मतलब सभी जितने उपस्थित लोग हैं वो हंस रहे हैं। लेकिन लोग कितने हैं, उनकी निश्चित संख्या हमें नहीं बताई गई है। वो 20 हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो हमें निश्चित संख्या नहीं बताई गई है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्या वाचक। हमारा नाम बहुत सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे
नाम जो है वो क्या है, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द के आगे क्या लगा है, तुम्हारा सर्वनाम लगा है। और इस सर्वनाम शब्द की वजह से हमें संज्ञा की क्या विशेषता पता चल रही है, सुंदर। तो हमने जैसे पढ़ा था कि अगर संज्ञा शब्द के आगे सर्वनाम शब्द लगता है और वह सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह कार्य करता है, उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। देखिए हमने पहले देखा 2 दर्जन, ये देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए 2 किलो, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। कुछ जो है ये क्या है, अनिश्चित है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी जो है ये भी क्या है, अनिश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तुम्हारा जो है वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। बहुत जो है वो क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए सुंदर जो है इसके आगे बहुत लगाया है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित। और सुंदर जो है ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये इसमें क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। कि हमने देखा था कि गुणवाचक विशेषण में हमने गुण बोधक में क्या पढ़ा था कि जो गुण बताता है, गुणवत्ता बताता है, जैसे सुंदर, भला, श्रेष्ठ, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणवाचक। हमने जो हमारा आखिरी का वाक्य था उसमें हमने क्या देखा कि इसमें सार्वनामिक विशेषण है, इसके साथ साथ बहुत में जो है वो अनिश्चित है कि कितना सुंदर है हमें नहीं बताया गया, वो अनिश्चित है। तो और सुंदर जो है वो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। अब देखिए दिलचस्पियां और मेरी मौसी जानती थी, इस वाक्य में जो मैंने शब्द रेखांकित किए हैं, ठीक है, जैसे दिलचस्पियां और मौसी, संज्ञाओं की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। तो हमने सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा और उसके उदाहरण देखे हैं। हमने उसकी परिभाषा देखी थी कि सर्वनाम जो है संज्ञा शब्दों के आगे लगकर विशेषण का कार्य करे, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए, तो हम उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो पाठ में से आपको ऐसे 5 उदाहरण, 5 पंक्तियां या वाक्य जो है वो छांट कर लिखने। चलिए देखते हैं। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। अब देखिए, अब इसमें बच्चे जो है वो क्या है, संज्ञा शब्द है, और हम जो है वो क्या है, सर्वनाम। बच्चों के आगे क्या है, सर्वनाम लग रहा है, और वो बच्चे जो है वो किसकी क्या विशेषता बता रहे हैं कि वह इतवार की सुबह इसी में लगाते। किस में लगाते, पोजों को धोने और जूते पॉलिश करने में। तो ये सर्वनाम शब्द जो है वो क्या है, इस बच्चों के बारे में बता रहे हैं। अगर ये सर्वनाम शब्द नहीं होता तो हमें नहीं पता होता कि किन बच्चों के बारे में बात हो रही है। दिन जो है हमारा क्या है, सर्वनाम शब्द होगी, संज्ञा शब्द हो गया, और उनके आगे ठीक है संज्ञा शब्द लगने के बाद क्या है, हमें उसकी विशेषता
पता चल रही है। हर हो गया, ठीक है। इसके आगे सर्वनाम शब्द हमारा लगा है और उससे हमें पता चल रहा है कि वह घर, किसका घर, हमारा घर जो है वो मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। अपने अपने जूते, अब जूतों के आगे अपने अपने जो सर्वनाम शब्द लगा के उसकी विशेषता बताई गई है कि वो जूते जो है वो पॉलिश करके चमकाते। गाना के आगे यह लग के क्या बता रहे हैं कि यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था, ठीक है। तो गाने के आगे सर्वनाम शब्द लग के क्या है, हमें बताया जा रहा है कि कौन सा गाना था जो उस समय स्कूल में हर बच्चे को आता था। तो बच्चों आज हमने क्या है, विशेषण, उसके प्रकार, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता और उदाहरण देखा। और विशेषण के साथ साथ जो आपके पाठ बचपन संस्मरण जो लेखिका कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है उसकी भाषा की बात, जो व्याकरण के जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी हल किए, आपको अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।